Hello everyone. We are starting our Theories of Failures class lecture 2. Now my dear friend, Theories of Failures के lecture 1 में हमने आपको बताया कि किस तरीके से फेलियर के बारे में पॉइंट्स देखा हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर, वेयर वी यूज द थ्योरीज ऑफ फेलियर एंड व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर्स. ना वहां मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा बताया और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं द फर्स्ट थ्योरीज ऑफ फेलियर, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं जिसके अंदर मैंने यूटीएम मशीन के ऊपर भी कुछ एनालिसिस की बात की थी. ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं सेशन को. कुछ मैंने आपको दिखाया था कि अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन वी हैव अ टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर्स. वी हैव अ टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर जिसके अंदर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होती है. ठीक है ना. यहाँ ये सारी चीजों की बात करते हुए हमने आपको दिखाया था, बताया था व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टैटिक लोड. ठीक है ना. अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन थ्योरीज ऑफ फेलियर स्टैटिक और डायनामिक दोनों में होती है. पहले हम स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के थ्योरीज ऑफ फेलियर की बात करेंगे. ठीक है ना. तो जिस बच्चे ने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जाइए थ्योरीज ऑफ फेलियर का लास्ट क्लास जरूर देखिए जो होगा व्हाई वी यूज थ्योरीज ऑफ फेलियर. ठीक है ना. और फेलियर का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं ना. चलिए अब हम बात स्टार्ट करेंगे अंदर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन. पहला थ्योरीज ऑफ फेलियर जिसका काम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बात करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं बेटा, रैंकाइन थ्योरी. याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक टू रिमेंबर, साइंटिस्ट का नाम याद कैसे रखना है. थ्योरीज ऑफ फेलियर के अंदर बात करना चाहूं, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, पहली थ्योरी. और आपको तो पता है पहले जो होती है उसको कहते हैं हम रैंक, फर्स्ट रैंक थ्योरी. ठीक है ना. जैसे आया उसका फर्स्ट रैंक आया. ठीक है ना. रैंक क्या आया, AIR 1 आया. सो माय डियर फ्रेंड उसी से याद रखना, आपको रैंक वर्ड से पकड़ना है. फर्स्ट रैंक की थ्योरी क्या बन गई, रैंकाइन थ्योरी. पहले नंबर पोजीशन पे जो है रैंकाइन थ्योरी. इसका नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. रैंकाइन ने क्या किया, क्या है इस थ्योरी का प्रो एंड क्या है कॉन्स, क्या होगा प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रैंकाइन ने इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल के ऊपर बात किया. ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल के ऊपर बात किया है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के ऊपर बात किया. ध्यान रखिएगा. अगर मैं बात करना चाहूं, जो हम यूटीएम मशीन पे बात करते हैं, यूटीएम मशीन पे हम लोग एक बॉडी लेते हैं जिसमें यूनी एक्सियल डायरेक्शन में लोडिंग लगाते हैं. जी सर. और जितने भी थ्योरीज ऑफ फेलियर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उन सारे थ्योरीज ऑफ फेलियर्स के कुछ स्टेटमेंट होंगे. तो चलिए अभी मैं आपको पहला स्टेटमेंट दिखाता हूं. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको हम रैंकाइन थ्योरी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर और यील्डिंग अकर एट ए पॉइंट इन ए मेंबर व्हेन द maximum principal stress in biaxial stress system reaches the limit stress of the material in simple tension test. इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं. चलिए अगर मैं बात करना चाहूं किसी भी यूटीएम मशीन के ऊपर, जैसे हमारे सामने ये बॉडी है. ध्यान रखिएगा ये बॉडी है. हमने क्या है, हम गए यूटीएम मशीन में हमने क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया. हमने क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया. और हमने इस बॉडी को पकड़ना, खींचना शुरू कर दिया. जब हमने इस बॉडी को पकड़ के खींचना शुरू किया मेरे प्यारे भाइयों, तो यूनी एक्सियल डायरेक्शन में हमें पता चला कि अगर यूनी एक्सियल डायरेक्शन में जब ये लोड लगा तो हमें पता चला कि अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, यील्ड होगा. मैक्सिमम स्ट्रेस सर फिर से आपने मैक्सिमम यूज किया बेटा, मैंने फेलियर के ऊपर मैक्सिमम यूज किया कि मतलब यील्ड पॉइंट के बाद इस बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, फेलियर आ जाएगा, मतलब फेलियर होना शुरू हो जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं ब्रिटिल मटेरियल की बात करना चाहूं तो इसमें हमने क्या बात किया, अल्टीमेट की. इसकी अल्टीमेट की ध्यान रखिएगा. डक्टाइल में यील्ड की तो ब्रिटिल में अल्टीमेट की. इस चीज को ध्यान रखना है ना. रैंकाइन भाई साहब को ये नहीं पता था कि ये जो थ्योरीज बना रहे हैं, ये जो थ्योरीज ऑफ फेलियर बना रहे हैं, जो जिसको डिफाइन करने जा रहे हैं वो किस मटेरियल के लिए है. तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और रैंकाइन की हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए लेकर चलता हूं. चलिए गाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिकल अगर मैं बात करना चाहूं, इन एक्चुअल प्रैक्टिकल
सिस्टम, एक्चुअल प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर आप सभी को पता है क्या होता है, कंबाइंड लोडिंग होती है। क्या होता है बेटा, कंबाइंड लोडिंग होती है, ठीक है ना। कंबाइंड लोडिंग होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कंबाइंड लोडिंग का मतलब क्या होता है, इन एक्चुअल प्रैक्टिकल सिस्टम जो होता है, जो रियल सिनेरियो होता है, उसमें कंबाइंड लोडिंग होती है। और कंबाइंड लोडिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जिसमें आपका बेंडिंग हो, जिसमें आपका ट्विस्टिंग हो, ठीक है ना, जिसमें आपका नॉर्मल स्ट्रेस लगे, जिसमें आपका शियर स्ट्रेस लगे, ठीक है ना। मतलब जो हमारे सिस्टम में, जो हमारे रियल सिनेरियो में जो चीजें होती हैं, जैसे कोई भी मशीन है उसके अंदर ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है, कंबाइंड लोडिंग इफेक्ट दिखाई देता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ने से पहले आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर आना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग को कंबाइंड लोडिंग का प्रिंसिपल स्ट्रेस पता होना चाहिए। जैसे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टाउ एक्स वाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये टाउ एक्स वाई है जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो होती है हमारी ये लोडिंग लगती है, और यहां से जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो यहां से हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलता है, यस और नो। जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो यहां से हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलता है सिग्मा 1 2, और एक शियर स्ट्रेस निकलता है टाउ मैक्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरीज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरीज ऑफ फेलियर, कि कंबाइंड लोडिंग को यूटीएम मशीन पर जो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड किया उससे कंपेयर करना, यही तो थ्योरीज ऑफ फेलियर है। कि यूटीएम मशीन पर जो भी आपने मैक्सिमम स्ट्रेस गेन किया, जो भी पता चला आपको, बस उससे किसको कंपेयर करना, एक्चुअल प्रैक्टिकल के मशीनों को, ठीक है। तो रैंकाइन क्या कहता है, रैंकाइन कहता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लेकर आओ, उसको इससे कंपेयर करो जी। अब रैंकाइन का क्या कहना था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लेकर आओ। तो भाई रैंकाइन जो था, साफ साफ रैंकाइन ने एक बात बोला कि उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। उसने किस पे ध्यान दिया, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे ध्यान दिया, शियर पे ध्यान नहीं दिया। कंबाइंड लोडिंग से प्रिंसिपल और शियर दोनों निकलता है, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों निकलता है, बट रैंकाइन जी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस पे ध्यान दिए। उन्होंने शियर स्ट्रेस को ऐसे ही छोड़ दिया, और जो कि आगे चल के रैंकाइन के थ्योरी का एक नुकसान भरा, मतलब आप कह सकते हो एक कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आया, कि प्रॉब्लम बिहाइंड दिस कि वो शियर स्ट्रेस पे वैलिडेशन नहीं होता। रैंकाइन थ्योरी शियर स्ट्रेस पे वैलिड नहीं होता, और शियर स्ट्रेस को जो बात करोगे, शियर स्ट्रेस में जो वीक होता है, अगर मैं बात करना चाहूं, वो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो वीक इन शियर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए रैंकाइन जी ने शियर पे बात नहीं की, और डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर होता है, इसीलिए रैंकाइन का जो फॉर्मूला है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, वो डक्टाइल मटेरियल के लिए नहीं है। समझ में आई मेरी बात, वो ब्रिटिल मटेरियल के लिए। अब यही एक बच्चा कहता है कि सर मैंने तो किताबों में ये भी पढ़ा है कि रैंकाइन थ्योरी जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि रैंकाइन थ्योरी जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है, क्यों, उसका रीजन क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सिग्मा 1 और 2 की पहले बात करते हैं। जब कंबाइंड लोडिंग हम लोग पढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो कंबाइंड लोडिंग पढ़ते समय हमें क्या होता है, हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, जो आप लोग इसके पढ़ते हो, ठीक ना, जो भी आप वहां से निकालते हो उस चीज का कंपैरिजन अपन क्या करेंगे, यहां इसके साथ करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस तो कोई भी हो सकता है जी सर, जैसे यहां 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं सर, कौन कौन से सर, एक सिग्मा 1 है, एक सिग्मा 2 है। अब तुम बोलोगे क्या कि सर रैंकाइन जी ने तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात की है, तो सर आप सिग्मा 2 क्यों ले रहे हैं, सिग्मा 1 है ना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्यों ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये आपको पता है, ये मुझे पता है, मटेरियल को नहीं पता है। क्या पता सिग्मा 2 बड़ा हो जाए, कल को सिग्मा 1 छोटा हो जाए, क्या पता मैक्सिमम प्रिंसिपल ये हो जाए,
मिनिमम हो जाए वो। तो इसीलिए हम लोग यहां सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों को लेकर चल रहे हैं। जो होगा, क्यों सर सिग्मा 2 क्यों बड़ा हो जाएगा, उसका भी रीजन आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में अलाइक इन नेचर और अनलाइक इन नेचर जो स्ट्रेसेस होती हैं वो अलाइक और अनलाइक किसी भी नेचर में हो सकती हैं। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, रैंकाइन जी जो थे उन्होंने 1 और 2 में किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने दोनों को ग्रैब किया और इन दोनों के ऊपर बात किया। समझे मेरी बात? अब समझो, मैं थोड़ा सा यहां ध्यान देता हूं अलाइक इन नेचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में नाउ गाइस यू कैन सी दिस, इस ब्लॉक में दिस इज फॉर सिग्मा एक्स, दिस इज फॉर सिग्मा एक्स, दिस इज फॉर सिग्मा वाई, दिस इज फॉर सिग्मा वाई। ओके, now my dear friend look at this, this is sigma x, this is sigma y, getting my point? look at this। तो गाइज यहां आप अगर देखोगे ध्यान से, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले देखते देखते क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो सिग्मा एक्स इन टेंशन, सिग्मा वाई इन टेंशन, ठीक है ना। आप देखो बोथ किस में है, बोथ इन टेंसाइल इन नेचर। किसमें है? दोनों दोनों टेंसाइल में है। और यहां क्या होगा? बोथ कंप्रेशन, ठीक है ना। दोनों किस में है बेटा? दोनों कंप्रेशन इन नेचर में है। बोथ टेंसाइल इन नेचर, बोथ कंप्रेसिव इन नेचर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है? यहां हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डायरेक्शन की। स्ट्रेसेस आर अलाइक इन नेचर, इसका मतलब ये होता है एक्स डायरेक्शन के जितने स्ट्रेस हैं, वाई डायरेक्शन जो स्ट्रेस है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। टेंशन टेंशन, कंप्रेशन कंप्रेशन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बोथ आर इन कंप्रेशन, दैट्स इट, दैट्स इन कंप्रेशन, both are in tension, that is called alike। what is the meaning of unlike? unlike का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये कंप्रेशन हो और ये टेंशन हो, ठीक है ना, सिग्मा वाई हमारा कंप्रेशन का हो और सिग्मा एक्स हमारा क्या हो बेटा? टेंशन का। सिग्मा एक्स क्या है बेटा? हमारा टेंसाइल, एंड सिग्मा वाई हमारा क्या है बेटा? कंप्रेसिव, ठीक है ना। सेम थिंग यहां देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, दिस इज सिग्मा एक्स आर टेंसाइल एंड दिस इज फॉर सिग्मा वाई, सॉरी दिस इज फॉर कंप्रेशन, सॉरी सिग्मा एक्स क्या हो रहा है? अंदर की ओर दबा रहा है ना, सो दिस इज फॉर कंप्रेशन, ठीक है ना, एंड दिस इज फॉर टेंसाइल। सो माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस। आप इन दोनों केस में देखो, इसमें सिग्मा एक्स टेंशन में, सिग्मा वाई कंप्रेशन में, इसमें सिग्मा एक्स कंप्रेशन में, सिग्मा वाई टेंशन में, बोथ आर इन डिफरेंट नेचर। या सर, दैट इज कॉल्ड अनलाइक इन नेचर, दैट इज कॉल्ड अनलाइक इन नेचर। सो माय डियर फ्रेंड, यहां आपको पहले समझना होगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो किसी भी नेचर में वर्क कर सकती हैं, अलाइक में या अनलाइक में, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये चारों चीज देखकर क्या लगा? सर इन चारों चीजों को देखकर समझ में आया कि ये तो 4 क्वाड्रेंट है। क्या बात कर रहे हो? आओ मैं आपको दिखाता हूं। सी दिस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब अभी आपको समझ में आएगा, देखो ध्यान से। सर ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो यहां क्या होगा? दोनों प्लस प्लस का। ओके, यहां क्या होगा? x माइनस वाई प्लस, यहां होगा दोनों माइनस, यहां x प्लस वाई माइनस। ध्यान से देखो, प्लस को अगर टेंशन कहें, सो माय डियर फ्रेंड, प्लस को अगर मैं टेंशन कहूं, टेंशन टेंशन, तो बोथ आर इन टेंशन। यस सर। सो डियर यू कैन सी दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, सी दिस, माइनस माइनस, दोनों कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस दोनों नेगेटिव नेगेटिव, दोनों कंप्रेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट,
क्लियर? नाउ see this. Second, minus plus means x axis compression, y axis tension. X axis compression, y axis tension, that is second quadrant, and ये हमारा क्या होगा? This is for fourth quadrant. समझ में आया? जब हमने ध्यान से देखा अलाइक और अनलाइक को तो हमें समझ में आया ये तो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लोड्स हैं। मतलब फर्स्ट और थर्ड में अलाइक इन नेचर है, दोनों टेंशन, दोनों कंप्रेशन अलाइक, बोथ सेम। सेकंड और फोर्थ में अनलाइक इन नेचर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। जी सर। सो यहां से हमें समझ में आया कि जो स्ट्रेस का कंपोनेंट होता है, जो हमें किसने बोला? रैंकाइन ने बोला। रैंकाइन ने कहा कंबाइंड लोडिंग होने पर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है ये तब पता चलेगा जब यहां जो सिस्टम है हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये चार क्वाड्रेंट में वर्क करेगा। अलाइक, अलाइक में दो सिस्टम, अनलाइक में दो सिस्टम, चार क्वाड्रेंट में वर्क होता है। अब यहां से हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा। जो भी निकलेगा उसको हमेशा क्या करना है? उसको हमेशा यूटीएम मशीन से जो स्ट्रेस निकला है उससे कम रखना है, तो हम हमेशा बचे रहेंगे। यही कहा था रैंकाइन ने। बिल्कुल, रैंकाइन ने क्या बोला था? थोड़ा ध्यान से देखो। रैंकाइन ने ही तो कहा था कि आप जो भी करिएगा, सेफ रीजन का मतलब यह है आप जो भी करिएगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इसकी जो वैल्यू होगी, दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम स्ट्रेस। अब मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है थोड़ा मैं बात कर लेता हूं। दिस इज व्हाट, मैक्सिमम स्ट्रेस इन यूटीएम। यूटीएम मशीन में जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस निकलेगा। अब यूटीएम मशीन में जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस निकलेगा उससे कम होना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझे मेरी बात? दिस इज कॉल्ड सेफ कंडीशन, दिस इज कॉल्ड सेफ रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमारा किसने कहा था? दिस इज कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन बाबा ने हमें यह समझाया, रैंकाइन बाबा ने हमें यह समझाया कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो भी आए हमारे सिस्टम का, वो यूटीएम मशीन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस निकला है उससे छोटा होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स उससे बराबर होना चाहिए। अब इंजीनियर ने अपना दिमाग लगाया, कहता है ना रे बाबा ना, हम इक्वल तक तो जाएंगे ही नहीं। जैसे मान लो कोई बॉडी 300 मेगापास्कल पे टूटने वाली है तो हम 300 तक जाने का इंतजार नहीं करेंगे भाई। हम नहीं इंतजार कर रहे 300 तक जाने का। हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ड्यू टू सेफ कंडीशन इंजीनियर ने पैदा कर लिया क्या? एक फैक्टर जिसका नाम था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक ना? इंजीनियर ने पैदा कर लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? सुनिएगा ध्यान से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है जो भी आपका सिग्मा 1 2 होगा उसकी वैल्यू आप जो इक्वल कर रहे हो, इक्वल जो कर रहे हो बेटा किसके? मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम स्ट्रेस के। अगर आप ऐसा करोगे, अगर मान लो कोई बॉडी 300 मेगापास्कल पे टूटने वाली है, उसका मैक्सिमम स्ट्रेस 300 मेगापास्कल है, और मैंने काम करने वाले वर्कर को बताया भाई साहब इसके ऊपर 300 मेगापास्कल ज्यादा मत लगाना। अब भाई साहब तो वर्कर हैं। जी सर, भाई साहब तो वर्कर हैं। वो क्या करेंगे? गलती से अगर मान लो 301 लगा दिया तो बच गई बैंड। समझ रहे हो ना कौन सी बैंड? तो ऐसे नहीं करना है। सो माय डियर फ्रेंड, मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस इज 300 मेगापास्कल। सो फॉर सेफ्टी क्राइटेरिया, फॉर सेफ्टी क्राइटेरिया वी डिवाइड ए फैक्टर। हम एक फैक्टर से क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। फॉर सेफ्टी क्राइटेरिया हम एक फैक्टर से क्या करेंगे? सिस्टम को डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? चीजें छोटी होंगी। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेस 300 था, डिवाइड ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज व्हाट? सिग्मा 1 2 जिस पे हम लोग काम करेंगे, जिसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस कहेंगे। जिस पे हम लोग काम करेंगे तो वर्किंग ही कहेंगे ना, वर्क कर रहे हैं। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है एक आपसे। क्या सर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू 1। अगर मैं इक्वल टू 1 करूंगा तो ये इक्वल टू 300 हो जाएगा, तो फिर लगाने का फायदा क्या है? नाउ माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है।
1 से बड़ा होगा, अगर मान लो 2 होगा तो 300/2 दैट इज 150 मेगापास्कल। अब हम जाएंगे वर्कर के पास और हम बोलेंगे वर्कर भाई साहब 150 मेगापास्कल लगाना, इससे एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा मत लगाना। अब वर्कर मान लो इधर उधर करते हुए 155 लगा दे, 160 लगा दे, 170 लगा दे, कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा हमारे सिस्टम को। सिस्टम तो बचा रहेगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम 300 के बाद फेल होने वाला है। हमने तो फैक्टर लिया हुआ है ना अपनी सेफ्टी के लिए, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग लेते हैं, मशीन डिजाइन में मशीन कंपोनेंट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग लेते हैं। मशीन कंपोनेंट पे जो जनरली हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। और मशीन डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो जनरली जो होता है हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। फॉर मशीन डिजाइन के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जनरली अपन कितना लेते हैं? जनरली हम लोग 3 ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग कितना लेते हैं बेटा? 3 ले लेते हैं, इससे हमारा काम आसान होता है ना। सो ये हमने किसने कहा था? ये सारी बातें कही थी किसने? रैंकाइन ने, ठीक है सर। अब रैंकाइन ने किसको सेव किया? सिग्मा 1-2 को। रैंकाइन किसको भूल गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रैंकाइन किसको भूल गया तो आप क्या कहेंगे? रैंकाइन भूल गया शियर को। अब रैंकाइन शियर को भूल गया, और शियर किस में वीक होता है? डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर, तो इसीलिए रैंकाइन का थ्योरी जो होता है डक्टाइल मटेरियल पे वैलिड नहीं होता है, ठीक ना। सर फिर से आपने वो बात बोल दी, रैंकाइन थ्योरी डक्टाइल मटेरियल पे वैलिड होता है, लेकिन एक रीजन में होता है। कहां होता है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आगे वेट करिए, समय आएगा वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये अलाइक इन नेचर, अनलाइक इन नेचर सारी चीजें आपको दिखा दी, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, इतना समझ में आया? एक बार बताओ हाँ या ना। तो रैंकाइन थ्योरी समझ में आ गया? रैंकाइन थ्योरी समझ में आ गया? जल्दी जल्दी देखो, रैंकाइन थ्योरी जो है मैंने आपको इतना समझा दिया ना। अब बात करते हैं बेटा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है आइए दिखा दो। यहां हुआ कि सिग्मा 1-2 जो है ये लेस देन इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेस के। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि सिग्मा 1 हो चाहे सिग्मा 2 हो, ये लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए? सिग्मा यील्ड के, सिग्मा यील्ड के। एक बच्चा आया कहता है कि सर मैक्सिमम स्ट्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना, डक्टाइल के लिए यील्ड होगा और ब्रिटिल के लिए क्या होगा? अल्टीमेट होगा। जी सर, तो डक्टाइल के लिए यील्ड है और ब्रिटिल के लिए क्या होगा बेटा? अल्टीमेट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या करेंगे अपन? और लगा के छोड़ देंगे। अब आप कहोगे कि सर आपको तो पता चल गया है कि रैंकाइन डक्टाइल पे वर्क नहीं करता, ब्रिटिल पे करता है, तो आप फिर क्यों सिग्मा वाई लिख रहे हो? माय डियर फ्रेंड, मुझे पता चला है, रैंकाइन को अभी भी नहीं पता है। रैंकाइन को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। रैंकाइन को होगा अंदाजा, वेट करो सब दिखाऊंगा। तो जब रैंकाइन ये चीज लिखा तो उसके माइंड में एक चीज पुश किया, क्या? कि जो हमारा स्ट्रेस है वो टेंशन और कंप्रेशन दो चीजों में खेल सकता है, अलाइक और अनलाइक, मैंने बोला ना, तो दो चीजों में खेल सकता है। तो चलिए अगर मैं मानता हूं कि अगर मैंने ये पॉइंट जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है? टेंसाइल के लिए, तो एक मैं लिखता हूं किसके लिए? कंप्रेशन के लिए। सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल माइनस ऑफ सिग्मा यील्ड और सिग्मा अल्टीमेट। सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल माइनस ऑफ सिग्मा वाई और सिग्मा अल्टीमेट। आप अल्टीमेट में माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे ना। माइनस क्यों साइन लगाया? माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये किसके लिए है? कंप्रेसिव के लिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों किसके लिए है? टेंसाइल के लिए। ये दोनों किसके लिए है? कंप्रेसिव के लिए, ठीक है ना। ये दोनों टेंसाइल के लिए, ये दोनों कंप्रेसिव के लिए। ओके,
अब मैं जा रहा हूं इसका एक ग्राफ का क्रिएशन करने, ध्यान से देखना। तो इसके ग्राफ का क्रिएशन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से एकदम देखिए, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में हम लोग ये ग्राफ खींचते हैं। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, ये नेगेटिव का है और ये नेगेटिव का सिग्मा 2 है। ये दोनों पॉजिटिव का होता है, ये दोनों नेगेटिव का होता है, ये तो सबको पता है। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, या सीरियस। तो हमारे सामने 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है, 4 लाइन है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, सिग्मा 2 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, ठीक है ना। सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सिग्मा 1 को यहां तक मान लिया, क्या, यहां से ओरिजिन से ये प्लस का सिग्मा वाई है, इतना क्या है बेटा, प्लस का सिग्मा वाई, और इतना क्या है बेटा, माइनस का सिग्मा वाई, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, इसका मैंने लाइन खींच दिया। सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस का सिग्मा वाई, इसका लाइन खींचते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा वाई, इसका भी लाइन खींच दीजिए। सी दिस नाउ, सिग्मा 2 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, सिग्मा 2 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा वाई, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड्स सी दिस, यहां से ये 4 लाइन 4 इक्वेशन हमारे बन गए, ठीक है ना। ये 4 लाइन 4 इक्वेशन हमारे बन गए, और आपको तो पता ही है ये सारे के सारे लीनियर बन गए। अच्छा, आपको जो इक्वेशन अभी आपने देखा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, ये इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन था सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा वाई, इस लाइन का इक्वेशन था सिग्मा 2 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा वाई, एंड इसका इक्वेशन था सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब यह है कि सिग्मा 1 बराबर प्लस का सिग्मा वाई इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो, इस लाइन के अंदर होना चाहिए सारा। सिग्मा 2 प्लस का सिग्मा वाई इसके बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो। सिग्मा 2 इसके इधर नहीं होना चाहिए, इसके इस साइड होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो सेफ रीजन जो है हमारा क्या है बेटा, सेफ रीजन और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, द सेफ रीजन इज दिस। ये क्या आ गया बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज सेफ रीजन, ठीक है ना। और सेफ रीजन में जो ग्राफ बना है वो ग्राफ क्या है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। वो ग्राफ क्या है बेटा, वो ग्राफ है स्क्वायर का, ठीक है ना। वो ग्राफ किसका है बेटा, वो ग्राफ बना है स्क्वायर का। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हमारा रीजन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेफ रीजन। ये जो हमारा रीजन है, दिस इज सेफ रीजन, ये हमारा सेफ रीजन है। सेफ रीजन का जो ग्राफ क्रिएट है, दैट इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर ग्राफ, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, तो रैंकाइन ने तो ये सारी चीजें कर ली, रैंकाइन को अभी भी नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है, वो किस मटेरियल के लिए काम कर रहा है। अब देखो ध्यान से, तो अब मैं जा रहा हूं रैंकाइन के प्रॉब्लम को देखने, समझना, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स क्या है रैंकाइन की। प्रॉब्लम में अगर बात करना चाहूं, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक शाफ्ट है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, टॉर्क लग रहा है टाउ, ठीक है ना। अब शाफ्ट के ऊपर प्योर टॉर्सन लग रहा है, शाफ्ट के ऊपर एक प्योर टॉर्सन लग रहा है। तो अगर मैं शाफ्ट के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लूं और उसको बाहर निकाल लूं, दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट। अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट करके उसको बाहर निकाल लूं, ठीक ना, और इस पे ध्यान से देखो, इस पे क्या लग रहा है, प्योर टॉर्सन लग रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इस पे ध्यान से देखो, तो इस पे क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये कैसा लगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा लगा, क्लॉकवाइज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज शियर स्ट्रेस, ठीक है ना।
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं लगेगा क्योंकि शाफ्ट पे सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है, तो इस केस में सिग्मा एक्स हमारा 0, सिग्मा वाई हमारा 0। मैं इस केस में जा रहा हूं प्रिंसिपल स्ट्रेस के बाद मोहर सर्किल जो आप पढ़ते हो वो बनाने। मैं इस केस में इस प्रॉब्लम में जा रहा हूं मोहर सर्किल बनाने। गाइस ध्यान से देखना बहुत ही सही तरीके से, मोहर सर्किल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मोहर सर्किल? तो मोहर सर्किल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो आपको सेंटर चाहिए, सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, और दूसरा चाहिए रेडियस, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ठीक ना, मैं मान के चलता हूं कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है, ठीक ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन आता है, मोहर सर्किल का थोड़ा बहुत पार्ट आपको आता है। तो सेंटर क्या होता है बेटा? सेंटर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0। और रेडियस क्या होता है बेटा? रेडियस का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। दिस इज सेंटर। नाउ अब हम सेंटर लिखते हैं। सिग्मा एक्स क्या है जी? 0। सिग्मा वाई क्या है? 0। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है। दिस इज द केस ऑफ प्योर टॉर्सन। अब केस ऑफ प्योर टॉर्सन है तो क्या होगा इसका? सिग्मा एक्स 0, सिग्मा वाई 0, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0। सेंटर क्या होगा बेटा? 0, 0। रेडियस क्या होगा? दिस इज 0, दिस इज 0, 0 हो गया। टाउ एक्स वाई क्या होगा? टाउ, तो टाउ स्क्वायर निकला, तो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज टाउ। ठीक है भाई, तो मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं। मोहर सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस का। मोहर सर्किल का सेंटर हमारा कितना आया है? 0, 0। दिस इज दिस सेंटर 0, 0 एंड रेडियस आया है टाउ। सो इसका जो होगा हमारा सी दिस, मैंने ऐसा कुछ मोहर सर्किल इसका खींच लिया, ठीक है ना। सी दिस, मैंने इसका एक मोहर सर्किल खींच लिया। दिस इज प्लस का टाउ, माइनस का टाउ, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट? दिस इज सिग्मा 1। ये पार्ट हमारा क्या होता है? सिग्मा 1 होता है मोहर सर्किल का। दिस इज प्लस का टाउ, ये होता है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। दिस इज सिग्मा 2, ये होगा माइनस का टाउ, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। तो रेडियस जो है बेटा वो टाउ के बराबर है, और इसी को कहते हैं हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको किसका कहते हैं हम? टाउ के बराबर है। ओके, सो यहां से तीन चीजें पता चली गाइस, क्या कि सिग्मा 1 जो है वो प्लस टाउ है। जस्ट अ सेकेंड, मोहर सर्किल बना के क्या पता चला? मैंने एक जनरल एक प्रॉब्लम लिया जो रैंकाइन थ्योरी का एक कॉन्सिक्वेंसेस है, जो प्रॉब्लम है, समझिएगा ध्यान से। यहां से मुझे पता चला प्योर शियर के केस में सिग्मा 1 प्लस का टाउ है, सिग्मा 2 माइनस का टाउ है, एंड टाउ मैक्सिमम जो है वो हमारा क्या है भाई? प्लस का टाउ आया। ठीक है भाई, यहां से हमें पता चला। नाउ अब समझने की आप लोग कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। फॉर एक्सपेरिमेंट हुआ क्या कि रैंकाइन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट रैंकाइन ने जब एक्सपेरिमेंट किया गाइज, तो उसको क्या पता चला? समझना, रैंकाइन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको पता चला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है ना लेस देन 0.57 ऑफ यील्ड शियर स्ट्रेस होना चाहिए। समझ रहे हो? ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अब ये कहां से आया ये मैं आपको बताता हूं। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू डाटा निकाला है, किसने? रैंकाइन ने निकाला है। फॉर एक्सपेरिमेंट के थ्रू रैंकाइन ने कहा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यील्ड शियर स्ट्रेस से 0.57 टाइम्स होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी चीजें क्लियर हैं? एक बार बताओ, देखो जल्दी से, ठीक है ना। आई थिंक, आशा करता हूं आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और कहूंगा कि अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करिए। हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, आप देखते चलो। दिस इज द केस, ये प्रॉब्लम है, मैंने बोला नहीं एक प्रॉब्लम है। इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम आई थी,
ठीक है ना। वो प्रॉब्लम क्या थी, वो यही प्रॉब्लम थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रॉब्लम क्या थी, यही प्रॉब्लम थी, ध्यान रखिएगा, यही चीजें थी, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं, ध्यान समझना। जब मैंने ये सारी चीजें की तो प्योर शियर के केस में मुझे सिग्मा 1 क्या पता चल गया, टाउ पता चल गया। सिग्मा 2 क्या पता चल गया, माइनस टाउ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ पता चल गया। डन सर, इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई। ओके ना, अगर मैं बात करना चाहूं, किसी को मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, समझना, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या था कि मुझे गिवन था कि यील्ड जो है 350 मेगा पास्कल है, ठीक है ना। यील्ड जो है 350 मेगा पास्कल है। मैंने जब सॉल्यूशन किया, ठीक है ना, और मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला, लेट अस सपोज, एक बात बता रहा हूं मैं, जब मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें यील्ड की वैल्यू 350 दी गई, मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे पता चला कि मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है 300 मेगा पास्कल, है ना। अब रैंकाइन बाबा क्या कहते हैं, रैंकाइन कहते हैं, यही समझना, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन, रैंकाइन बाबा के अनुसार सिग्मा 1 की वैल्यू लेस देन और ज्यादा से ज्यादा इक्वल होनी चाहिए सिग्मा y तक। हाँ या ना। माय डियर फ्रेंड, अब बताओ क्या ये एप्लीकेबल है, 300 लेस देन 350? जी सर। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन बॉडी क्या है, बॉडी सेफ है, ठीक है ना। आप भी खुश हो, हम भी खुश हैं, बॉडी सेफ है। बट यहां एक प्रॉब्लम आ गई। क्या सर, क्या प्रॉब्लम आ गई? बेटा सिग्मा 1 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करके कुछ निकाले, उसकी वैल्यू 300 मेगापास्कल आ गई। जी सर। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन, लेट अस सपोज कि ये क्वेश्चन प्योर शियर का होता, जो अभी मैंने जस्ट पीछे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन अगर प्योर शियर का होता, ये क्वेश्चन अगर किसका होता बेटा, प्योर शियर वाला क्वेश्चन होता, तो वहां सिग्मा 1 जो है वो किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। देखो ध्यान से, टाउ के बराबर है। प्योर शियर का मतलब क्या हो गया, ये वाला केस, ये कौन सा केस है, प्योर शियर, प्योर शियर का केस है ना ये। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है, टाउ लग रहा है, ठीक है ना। सो सिग्मा 1 बराबर टाउ था, देखो प्योर शियर केस में, और टाउ मैक्स भी जो था ना उसी के बराबर था, ठीक है ना। जो भी था, जो भी आया वही टाउ मैक्स का भी वैल्यू था, ठीक है ना। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, सिग्मा 1 बराबर टाउ था, और टाउ मैक्स भी जो था ना, ये भी टाउ था। सो माय डियर फ्रेंड, टाउ की वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा 1 के। तो सिग्मा 1 क्या है, 300, तो टाउ मैक्स कितना होगा, टाउ के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, टाउ मैक्स टाउ के बराबर है, और टाउ जो है सिग्मा 1 के बराबर है, और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आई है, 300 मेगापास्कल। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन प्योर शियर का है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा, 300 मेगापास्कल। देखो, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन बाबा सॉल्यूशन हमारा परफेक्ट है, बॉडी हमारा सेफ है, बट 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 प्योर शियर के केस में अगर देखोगे तो वहां जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 300 मेगापास्कल आया। चलो आओ शियर को ही बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है ना, शियर को ही बैलेंस करते हैं। फॉर एक्सपेरिमेंटल हम लोग को पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है उसकी वैल्यू लेस देन 0.57 ऑफ यील्ड होना चाहिए, लेस देन 0.57 ऑफ यील्ड होना चाहिए। यील्ड क्या है भाई, 350। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स 200 आएगा। लेस देन कितनी होनी चाहिए, 200। नाउ गाइस यू कैन सी दिस। अब ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट कहता है, रैंकाइन बाबा का ही एक्सपेरिमेंट है, रैंकाइन बाबा का एक्सपेरिमेंट कहता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 200 से कम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 300 मेगापास्कल है। अब ये बताओ क्या ये क्वेश्चन शियर में बैलेंस है, नहीं। क्या ये क्वेश्चन शियर में बैलेंस है, नॉट सेफ इन शियर।
इतना करने के बाद रैंकाइन को पता चला, इतना करने के बाद रैंकाइन को पता चला कि ये तो शियर में बैलेंस नहीं है, नहीं ना। अगर नॉट सेफ इन शियर स्ट्रेस, नॉट सेफ इन शियर स्ट्रेस, तो रैंकाइन को बाद में पता चला कि शियर स्ट्रेस जो होता है डक्टाइल में होता है। इसका मतलब ये जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है। रैंकाइन को बाद में पता चला कि ये जो है ये नॉट सेफ इन डक्टाइल मटेरियल, सेफ नहीं है डक्टाइल में। क्यों? शियर बैलेंस कहां हुआ है? 200 से कम होना चाहिए। कितना आ रहा है? 300 आ रहा है, ठीक ना। प्रिंसिपल में तो बैलेंस कर लिया, शियर में बैलेंस करना भूल गए, इसे याद रखिएगा। दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ब्रिटिल मटेरियल। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि डक्टाइल में भी कहीं कहीं वैलिड है। आने वाले लेक्चर्स में आपको वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार देखते रहिए हमारे सारे लेक्चर्स को, एक बार जाकर पीछे के सारे लेक्चर्स डिनोट करिए। जो भी प्रॉब्लम हो लेक्चर में, लेक्चर को बार बार देखिए, बार बार देखिए, बैक कर करके देखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूं, सो डोंट टेक टेंशन। बने रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।